दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या सोच रहा है? क्या वो झूठ बोल रहा है? क्या वो घबराया हुआ है? क्या वो आपको पसंद करता है? 25 साल एफबीआई में बिताने वाले जो नवारो कहते हैं, आपके सवालों के जवाब उसके शरीर की भाषा में छिपे हैं और आप उसे पढ़ना सीख सकते हैं। स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और आज हम साथ मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको लोगों को पढ़ने की वो कला सिखाएगी जो सिर्फ एफबीआई एजेंट्स को आती है। आज हम बात करेंगे जो नवारो की उस बेहतरीन किताब के बारे में जिसका नाम है व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग, यानी हर शरीर क्या कह रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से बात करते हुए महसूस किया है कि वो कुछ और कह रहा है लेकिन उसका शरीर कुछ और ही बता रहा है? उसके होंठ हाँ कह रहे हैं लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसकी आंखें आपको देख रही हैं लेकिन उसके हाथ आपस में बंद हैं। यही वो अंतर है जो हम सुनते हैं और जो हम देखते हैं के बीच का अंतर। और जो नवारो कहते हैं, इसी अंतर में सच्चाई छिपी होती है। जो नवारो ने 25 साल एफबीआई में बिताए। उन्होंने विदेशी जासूसों को पकड़ा, आतंकवादियों से पूछताछ की और हजारों लोगों का साक्षात्कार लिया। उनका काम था लोगों के मन की बात पढ़ना बिना उनसे पूछे। उनका काम था ये पहचानना कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। और उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने लोगों के शरीर की भाषा को पढ़ा। जो नवारो कहते हैं, हमारा शरीर हमेशा सच बोलता है। हमारे शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन हमारा शरीर नहीं, क्योंकि हमारे शरीर की प्रतिक्रियाएं हमारे दिमाग के उस हिस्से से आती हैं जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, हमारा लिम्बिक सिस्टम। इस किताब में जो नवारो ने अपने 25 साल के अनुभव को संक्षेप में रखा है। उन्होंने बताया है कि कैसे आप किसी के पैरों, हाथों, धड़, आंखों और चेहरे के भावों को देखकर उसके मन की बात जान सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है और इस विज्ञान को कोई भी सीख सकता है। आज के इस सफर में हम इस किताब के हर महत्वपूर्ण पहलू को गहराई से समझेंगे। 19 गहरे अध्यायों में हम समझेंगे कि लिम्बिक सिस्टम क्या है, पैर क्यों शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा होते हैं, हाथों की हरकतें क्या बताती हैं, आंखें कैसे झूठ पकड़ती हैं और कैसे आप किसी के बैठने और खड़े होने के तरीके से उसके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको लोगों को पढ़ने का वो हुनर सिखाएगी जो आपकी जिंदगी के हर पहलू में काम आएगा, चाहे वो आपका करियर हो, आपके रिश्ते हो या आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा। दोस्तों, जब जो नवारो एफबीआई में थे तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन उनका शरीर नहीं बोल सकता। आप अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित कर सकते हैं, यहां तक कि अपने हाथों को भी नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आपके शरीर की वे छोटी छोटी हरकतें जो आपके लिम्बिक सिस्टम से आती हैं, जैसे आपके पैरों की दिशा, आपकी पुतलियों का फैलाव, आपकी सांस लेने की गति, इन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। और यही वो जगह है जहां सच्चाई छिपी होती है। जो नवारो कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक अवलोकन कौशल है और किसी भी कौशल की तरह इसे सीखा, अभ्यास किया और मास्टर किया जा सकता है। लेकिन हम शरीर की भाषा को क्यों पढ़ना चाहेंगे? इसके कई कारण हैं। पहला, ये आपको सुरक्षित रख सकती है। अगर आप पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा है या आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुद को बचा सकते हैं। दूसरा, यह आपको अधिक प्रभावशाली बना सकती है। अगर आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, तो आप अपनी बात को उसी के अनुसार ढाल सकते हैं। तीसरा, ये आपके रिश्तों को बेहतर बना सकती है। अगर आप समझ सकते हैं कि आपका पार्टनर कब दुखी है, कब खुश है, कब कुछ छुपा रहा है, तो आप बेहतर संवाद कर सकते हैं। तो शरीर की भाषा पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा? जो नवारो कहते हैं, सबसे पहले आपको एक बेस लाइन स्थापित करनी होगी। बेस लाइन का मतलब है किसी व्यक्ति का सामान्य सहज व्यवहार। जब वो तनाव में नहीं होता, जब वो आराम से होता है, तो वो कैसा व्यवहार करता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे बोलता है, उसके हाथ कहाँ होते हैं, उसकी आंखें कहाँ देखती हैं। यही उसकी बेस लाइन है। एक बार जब आप किसी व्यक्ति की बेस लाइन जान लेते हैं, तो आप उसके व्यवहार में होने वाले बदलावों को पहचान सकते हैं। ये बदलाव ही आपको बताते हैं कि वो व्यक्ति असहज है, तनाव में है या कुछ छुपा रहा है। जो नवारो कहते हैं, एक इशारे का कोई मतलब नहीं होता। आप किसी को देखकर ये नहीं कह सकते कि उसने अपनी नाक खुजलाई तो वो झूठ बोल रहा है। नाक खुजलाने के सैकड़ों कारण हो सकते हैं, एलर्जी, सर्दी या बसादत,
आपको पैटर्न देखना होता है। अगर कोई व्यक्ति हर बार जब आप कोई विशेष सवाल पूछते हैं तो अपनी नाक खुजलाता है, तो ये एक पैटर्न है, और पैटर्न ही आपको बताता है कि कुछ गड़बड़ है। इस किताब में जो नवारो ने शरीर के हर हिस्से को विस्तार से कवर किया है, पैरों से लेकर सिर तक, और उनने बताया है कि हर हिस्सा क्या संकेत देता है। लेकिन वे ये भी कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पैर। क्यों? क्योंकि पैर शरीर का सबसे दूर का हिस्सा है और हम अपने पैरों पर सबसे कम ध्यान देते हैं। हम अपने चेहरे को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, अपने हाथों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पैर अक्सर हमारी असली भावनाओं को बेपर्दा कर देते हैं। तो दोस्तों, आज से अपने आसपास के लोगों को देखना शुरू करिए। उनके पैर किधर हैं, उनके हाथ कहाँ हैं, उनकी आंखें कहाँ देख रही हैं। धीरे धीरे आप उन पैटर्न को पहचानना शुरू कर देंगे, जो आपको बताएंगे कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या सोच रहा है। याद रखिए, ये एक अभ्यास है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर होते जाएंगे। चैप्टर 2, लिम्बिक सिस्टम, हमारे दिमाग का सच्चाई का केंद्र। दोस्तों, अब हम उस विषय पर बात करेंगे जो इस पूरी किताब की नींव है, लिम्बिक सिस्टम। जो नवारो कहते हैं, अगर आप बॉडी लैंग्वेज को समझना चाहते हैं तो आपको लिम्बिक सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे सच्ची प्रतिक्रियाएं इसी सिस्टम से आती हैं। तो लिम्बिक सिस्टम क्या है? यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे भावनाओं, यादों और उत्तरजीविता की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह हमारे दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा है। ये उस समय से हमारे साथ है जब हम गुफाओं में रहते थे। इस सिस्टम का काम है हमें खतरे से बचाना। जब हमारा लिम्बिक सिस्टम किसी खतरे को महसूस करता है तो ये 3 तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा करता है: फ्रीज, ठिठक जाना; फ्लाइट, भाग जाना; या फाइट, लड़ना। फ्रीज, ठिठक जाना। जब हम किसी अचानक खतरे का सामना करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है ठिठक जाना। हम हिलते डुलते नहीं, सांस रोक लेते हैं और अपने आप को छोटा करने की कोशिश करते हैं। ये एक पुरानी प्रतिक्रिया है। जंगल में जब कोई शिकारी होता था तो हिलने डुलने का मतलब था पकड़ा जाना, इसलिए हम ठिठक जाते थे। आज भी जब हम डरते हैं या घबराते हैं तो हम ठिठक जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई पुलिस वाला आपको रोकता है तो आपके पैर ठिठक जाते हैं। जब आप किसी से पूछताछ हो रही हो तो आपकी सांस रुक जाती है। फ्लाइट, भाग जाना। अगर खतरा बना रहता है तो हमारा दूसरा रिएक्शन होता है भाग जाना। हम उस स्थिति से दूर जाना चाहते हैं। यही कारण है कि जब लोग असहज होते हैं तो उनके पैर दरवाजे की तरफ होते हैं या वे अपने शरीर को सामने वाले व्यक्ति से दूर कर लेते हैं। ये भागने की तैयारी है। फाइट, लड़ना। अगर हम ना तो ठिठक सकते हैं और ना ही भाग सकते हैं तो हमारा तीसरा रिएक्शन होता है लड़ना। हम आक्रामक हो जाते हैं, मुट्ठियां भींच लेते हैं, जबड़ा तान लेते हैं और शरीर को तनाव दे देते हैं। ये आखिरी उपाय है। जो नवारो कहते हैं, ये तीनों प्रतिक्रियाएं लिम्बिक सिस्टम से आती हैं और इन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि ये हमारी सबसे सच्ची प्रतिक्रियाएं होती हैं। लेकिन हम इन प्रतिक्रियाओं को कैसे पहचानें? जो नवारो कुछ उदाहरण देते हैं। फ्रीज के उदाहरण: जब कोई व्यक्ति अचानक सांस रोक लेता है, उसके कंधे ऊपर उठ जाते हैं, उसके हाथ और पैर स्थिर हो जाते हैं, ये फ्रीज का संकेत है। फ्लाइट के उदाहरण: जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को दरवाजे की तरफ कर लेता है, उसके पैर सामने वाले व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, वो बार बार घड़ी देखता है या अपने बैग को पकड़ लेता है, ये फ्लाइट का संकेत है। फाइट के उदाहरण: जब कोई व्यक्ति मुट्ठियां भींच लेता है, उसका जबड़ा तन जाता है, उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं और वो अपनी छाती फुला लेता है, ये फाइट का संकेत है। जो नवारो कहते हैं, एक अच्छा पर्यवेक्षक बनने के लिए आपको इन प्रतिक्रियाओं को पहचानना सीखना होगा। लेकिन याद रखिए, एक प्रतिक्रिया काफी नहीं है, आपको पैटर्न देखना होता है। अगर कोई व्यक्ति हर बार जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो अपने शरीर को दरवाजे की तरफ कर लेता है, तो ये एक पैटर्न है और ये पैटर्न बताता है कि वो व्यक्ति उस सवाल से असहज है। लिम्बिक सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्व सौंदर्य क्रियाएं, पैसिफाइंग बिहेवियर्स। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा लिम्बिक सिस्टम हमें शांत करने के लिए कुछ क्रियाएं करवाता है। गर्दन को छूना, चेहरे को रगड़ना, बालों को समेटना, हाथों को रगड़ना, ये क्रियाएं हमें शांत करने का काम करती हैं और ये भी सच्ची होती हैं क्योंकि ये लिम्बिक सिस्टम से आती हैं। जो नवालो कहते हैं, जब आप किसी को ये स्व सौंदर्य क्रियाएं करते देखें तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति किसी तनाव या असुविधा का सामना कर रहा है
हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो सकता है कि उसे कोई बात पसंद ना आ रही हो, या हो सकता है कि वो किसी बात से डर रहा हो। तो दोस्तों, आज से लिम्बिक सिस्टम की इन प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना शुरू करिए। क्या सामने वाला व्यक्ति ठिठक रहा है? क्या उसके पैर दरवाजे की तरफ हैं? क्या उसकी मुट्ठियां भिजी हुई हैं? क्या वो अपनी गर्दन छू रहा है? ये सब संकेत हैं, और ये संकेत आपको बताएंगे कि वो व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। याद रखिए, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। चैप्टर 3, पैर और पैरों की हरकतें, शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा। दोस्तों, अब हम शरीर के उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, पैर। जो नवारो कहते हैं, अगर आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है तो वो है लोगों के पैरों को देखना, क्योंकि पैर शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा होते हैं। ये बयान थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है। हम अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, हम अपने हाथों की हरकतों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपरी हिस्से पर बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे पैर, वे हमारे शरीर का सबसे दूर का हिस्सा है, और हम उन पर सबसे कम ध्यान देते हैं। इसलिए जब हम किसी बात से असहज होते हैं तो हमारे पैर अक्सर हमारी असली भावनाओं को बेपर्दा कर देते हैं। जो नवारो कहते हैं, मैंने FBI में हजारों लोगों का साक्षात्कार लिया और मैंने पाया कि सबसे ज्यादा जानकारी मुझे उनके पैरों से मिली। जब कोई झूठ बोल रहा होता था तो उसके पैर अक्सर दरवाजे की तरफ होते थे। जब कोई असहज होता था तो उसके पैर अक्सर एक दूसरे से उलझ जाते थे या कुर्सी के नीचे छिप जाते थे। आइए पैरों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को समझते हैं। पैरों की दिशा। पैरों की दिशा बहुत कुछ बताती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है लेकिन उसके पैर दरवाजे या बाहर निकलने की तरफ हैं, तो इसका मतलब है कि वो बातचीत खत्म करना चाहता है। वो शारीरिक रूप से वहां है, लेकिन मानसिक रूप से वो पहले ही वहां से जा चुका है। दूसरी तरफ, अगर किसी के पैर आपकी तरफ हैं, तो इसका मतलब है कि वो बातचीत में रुचि रखता है और वो आपसे जुड़ना चाहता है। पैरों को क्रॉस करना। पैरों को क्रॉस करने के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। खड़े होकर पैरों को क्रॉस करना अक्सर आराम और सहजता का संकेत होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बैठे बैठे अपने पैरों को क्रॉस करता है और फिर उन्हें बार बार बदलता है, तो ये असुविधा का संकेत हो सकता है। एक खास तरह का क्रॉस, जहां एक पैर दूसरे पैर के पीछे लिपट जाता है, अक्सर शर्म या असुरक्षा का संकेत होता है। पैरों का उछलना या हिलना। जब कोई व्यक्ति बैठे बैठे अपने पैर को उछाल रहा है या बार बार हिला रहा है, तो ये अक्सर अधीरता या उत्तेजना का संकेत होता है। लेकिन अगर ये हरकत अचानक बंद हो जाती है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। जो नवारो कहते हैं, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है तो अक्सर उसके पैरों की हरकत अचानक बंद हो जाती है। ये फ्रीज प्रतिक्रिया का एक रूप है। पैरों का एक दूसरे से लिपटना। जब कोई व्यक्ति अपने पैरों को एक दूसरे से लपेट लेता है या उन्हें कुर्सी के नीचे छिपा लेता है, तो ये असुरक्षा, डर या असहजता का संकेत होता है। वो खुद को छोटा करना चाहता है, अदृश्य होना चाहता है। ये एक बहुत पुरानी प्रतिक्रिया है। जंगल में जब कोई शिकारी होता था तो हम छिप जाते थे। पैरों का फैलाव। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास में होता है तो वो अपने पैरों को थोड़ा फैलाकर बैठता है या खड़ा होता है। ये उसकी जगह को दर्शाता है। दूसरी तरफ, जब कोई व्यक्ति असुरक्षित होता है तो वो अपने पैरों को एक दूसरे के पास रखता है, जितना हो सके छोटा होने की कोशिश करता है। जो नवारो कहते हैं, पैरों को देखना सीखना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जब कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके पैर अक्सर सच बता देते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपको बता रहा है कि वो आपकी बात में बहुत रुचि रखता है, लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ है। ये एक विरोधाभास है। उसके शब्द कुछ कह रहे हैं, उसके पैर कुछ और। ऐसे में पैरों पर विश्वास करना ज्यादा सही होगा। जो नवारो कहते हैं, लोग अक्सर पूछते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं? मैं कहता हूं, उसके पैर देखो। अगर उसके पैर दरवाजे की तरफ है तो वो भागना चाहता है, और अगर वो भागना चाहता है तो शायद वो सच नहीं बोल रहा। तो दोस्तों, आज से लोगों के पैरों पर ध्यान देना शुरू करिए। पार्टी में, मीटिंग में, इंटरव्यू में देखिए कि लोगों के पैर किधर हैं। क्या वो आपकी तरफ हैं? क्या वो दरवाजे की तरफ हैं? क्या वो एक दूसरे से लिपटे हैं? क्या वो फैले हुए हैं? ये सब संकेत हैं, और ये संकेत आपको बताएंगे कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या सोच रहा है और क्या महसूस कर रहा है। याद रखिए, पैर कभी झूठ नहीं बोलते। चैप्टर 4, धड़ और कूल्हे, सुरक्षा और असुरक्षा के संकेत। दोस्तों,
अब हम शरीर के उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जो हमारी सुरक्षा और असुरक्षा की भावनाओं को सबसे स्पष्ट रूप से दिखाता है, हमारा धड़ और कूल्हे। जो नवारो कहते हैं, हमारा धड़ हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है, हमारा दिल, हमारे फेफड़े, हमारा पेट। इसलिए जब हम खतरा महसूस करते हैं तो हमारा धड़ सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है। आइए धड़ और कूल्हों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को समझते हैं। धड़ को झुकाना और पीछे हटना। जब कोई व्यक्ति आपकी तरफ झुकता है तो ये रुचि, स्वीकार्यता और जुड़ाव का संकेत है। वो आपके करीब आना चाहता है, आपकी बात सुनना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है। दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति आपसे दूर झुकता है या पीछे हटता है तो ये अस्वीकार्यता, असहजता या अरुचि का संकेत है। वो आपसे दूर जाना चाहता है, उस स्थिति से बचना चाहता है। कंधों का ऊपर उठना और नीचे गिरना। कंधों का अचानक ऊपर उठना, जैसे कि कोई झटका लगा हो, अक्सर डर या आश्चर्य का संकेत होता है। जब कोई व्यक्ति असहज होता है तो उसके कंधे अक्सर कानों की तरफ उठ जाते हैं। ये फ्रीज प्रतिक्रिया का एक रूप है। दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति आराम में होता है तो उसके कंधे ढीले और नीचे होते हैं। सीने को फुलाना और सिकोड़ना। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास में होता है तो वो अपनी छाती को फुलाता है, अपने कंधों को पीछे करता है। ये एक प्रभुत्व का संकेत है। वो अपनी जगह दिखाना चाहता है। दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति असुरक्षित होता है तो वो अपनी छाती को सिकोड़ता है, अपने कंधों को आगे करता है और खुद को छोटा करने की कोशिश करता है। ये एक समर्पण का संकेत है। वेंट्रल डिनायल। ये जो नवारो की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। वेंट्रल डिनायल का मतलब है अपने शरीर के सामने वाले हिस्से को दूसरे व्यक्ति से दूर करना। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम अपना सामने वाला हिस्सा उनकी तरफ करते हैं। जब हम किसी को नापसंद करते हैं तो हम अपना सामने वाला हिस्सा उनसे दूर कर लेते हैं। ये एक बहुत स्पष्ट और सच्चा संकेत है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पार्टी में किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति अपना धड़ आपकी तरफ रखता है तो इसका मतलब है कि वो आपको पसंद करता है और आपसे जुड़ना चाहता है। लेकिन अगर वो अपना धड़ आपसे दूर कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो असहज है या बातचीत खत्म करना चाहता है। कूल्हों की हरकतें। कूल्हे की बहुत कुछ बताते हैं। जब कोई व्यक्ति खड़े होकर अपने कूल्हों को आगे पीछे हिलाता है तो ये अक्सर अधीरता या उत्तेजना का संकेत होता है। जब कोई व्यक्ति अपने कूल्हों को एक तरफ कर लेता है तो ये अक्सर अस्वीकार्यता या अरुचि का संकेत होता है। पेट को छूना या ढकना। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो वो अक्सर अपने पेट को छूता है या ढकता है। ये एक स्व सौंदर्य क्रिया है। वो अपने शरीर को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। ये एक बहुत पुरानी प्रतिक्रिया है। बच्चे भी जब डरते हैं तो अपने पेट को पकड़ लेते हैं। जो नवारो कहते हैं, धड़ और कूल्हे हमारी सबसे सच्ची भावनाओं को दिखाते हैं क्योंकि ये हमारे सबसे कमजोर अंगों की रक्षा करते हैं। जब हम खतरा महसूस करते हैं तो हमारा धड़ सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपको बता रहा है कि वो आपसे सहमत है, लेकिन उसका धड़ आपसे दूर हो रहा है और वो अपने कंधों को आगे कर रहा है। ये एक विरोधाभास है। उसके शब्द कुछ कह रहे हैं, उसका धड़ कुछ और। ऐसे में धड़ पर विश्वास करना ज्यादा सही होगा। जो नवारो कहते हैं, जब शब्द और शरीर एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो शरीर पर विश्वास करो, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। तो दोस्तों, आज से लोगों के धड़ और कूल्हों पर ध्यान देना शुरू करिए। देखिए कि वो आपकी तरफ झुक रहे हैं या दूर हो रहे हैं। देखिए कि उनके कंधे ढीले हैं या तनाव में। देखिए कि वो अपना सामने वाला हिस्सा आपकी तरफ कर रहे हैं या दूर। ये सब संकेत हैं और ये संकेत आपको बताएंगे कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। चैप्टर 5, हाथों की भाषा, हथेलियां, उंगलियां और मुट्ठियां। दोस्तों, अब हम शरीर के उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जिसे हम सबसे ज्यादा देखते हैं लेकिन अक्सर गलत समझ लेते हैं, हाथ। हमारे हाथ हमारे बारे में बहुत कुछ कहते हैं। हमारा आत्मविश्वास, हमारी ईमानदारी, हमारा तनाव और यहां तक कि हमारी सामाजिक स्थिति भी। जो नवारो कहते हैं, हाथ हमारे शरीर का सबसे अभिव्यक्तिक हिस्सा है। हम अपने हाथों से बात करते हैं, अपने हाथों से भावनाएं व्यक्त करते हैं और अपने हाथों से दूसरों को छूते हैं, लेकिन हमारे हाथ भी हमारी असली भावनाओं को छुपा नहीं सकते। आइए हाथों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को समझते हैं। खुली हथेलियां। जब कोई व्यक्ति अपनी हथेलियां खोलकर रखता है तो ये ईमानदारी, स्वीकार्यता और खुलेपन का संकेत है। ये एक पुराना संकेत है।
प्राचीन समय में खुली हथेलियां दिखाने का मतलब था मेरे हाथों में कोई हथियार नहीं है। आज भी जब हम ईमानदार होते हैं तो हमारी हथेलियां खुली होती हैं। जब हम कुछ छुपा रहे होते हैं तो हमारी हथेलियां अक्सर बंद या छिपी होती हैं। छिपी हुई हथेलियां। जब कोई व्यक्ति अपनी हथेलियां छुपाता है, जेब में, पीठ के पीछे या टेबल के नीचे, तो ये अक्सर असुरक्षा, छुपाव या झूठ का संकेत होता है। वो कुछ छुपा रहा है और वो नहीं चाहता कि आप उसे देखें। हाथों का रगड़ना। जब कोई व्यक्ति अपने हाथों को आपस में रगड़ता है तो ये अक्सर उम्मीद, प्रत्याशा या उत्तेजना का संकेत होता है। जैसे कोई व्यक्ति लॉटरी जीतने से पहले अपने हाथ रगड़ता है। लेकिन अगर ये रगड़ना बहुत तेज या बार बार हो रहा है तो ये तनाव या घबराहट का संकेत भी हो सकता है। उंगलियों का इशारा करना। जब कोई व्यक्ति अपनी उंगली से इशारा करता है तो ये अक्सर आक्रामकता, प्रभुत्व या आरोप का संकेत होता है। ये एक बहुत ताकतवर इशारा है और इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। दूसरी तरफ खुली हथेली से इशारा करना, जैसे कि आप यहां बैठिए, अधिक स्वीकार्य और मैत्रीपूर्ण होता है। मुट्ठियां बांधना। जब कोई व्यक्ति अपनी मुट्ठियां बांधता है तो यह क्रोध, तनाव या आत्मनियंत्रण का संकेत होता है। वो अपने गुस्से को रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मुट्ठियां बहुत सफेद हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत गुस्से में है। हाथों को चटकाना। जब कोई व्यक्ति अपनी उंगलियों को चटकाता है तो ये अक्सर अधीरता, बोरियत या तनाव का संकेत होता है। वो कुछ और करना चाहता है लेकिन उसे रोका जा रहा है। स्टीपलिंग। ये एक बहुत ही दिलचस्प इशारा है। जब कोई व्यक्ति अपनी उंगलियों को एक दूसरे से टिकाकर एक छत यानी स्टीपल बनाता है तो ये आत्मविश्वास, प्रभुत्व और अधिकार का संकेत होता है। ये अक्सर बड़े नेता, वकील या व्यवसायी करते हैं जब वे बहुत आश्वस्त होते हैं। हाथों को जेब में डालना। जब कोई व्यक्ति अपने हाथों को जेब में डालता है तो ये अक्सर असुरक्षा, शर्म या छुपाव का संकेत होता है। वो अपने हाथों को छुपा रहा है और वो नहीं चाहता कि आप उन्हें देखें। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बस आराम से हो, इसीलिए कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। जो नवारो कहते हैं, हाथ बहुत ज्यादा जानकारी देते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से पढ़ना भी जरूरी है। एक इशारे का कोई मतलब नहीं होता, आपको पैटर्न देखना होता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति अपनी हथेलियां खोल कर रख रहा है। ये ईमानदारी का संकेत है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो अचानक अपनी हथेलियां छुपा लेता है तो ये एक पैटर्न है और ये पैटर्न बताता है कि वो उस सवाल से असहज है। जो नवारो कहते हैं, हाथों को पढ़ना सीखना बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बातचीत और नेगोशिएशन में। अगर आप देख सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कब असहज हो रहा है तो आप अपनी रणनीति बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज से लोगों के हाथों पर ध्यान देना शुरू करिए। देखिए कि उनकी हथेलियां खुली हैं या बंद। देखिए कि वे अपने हाथों को कहां रख रहे हैं। देखिए कि वे अपनी उंगलियों से क्या कर रहे हैं। ये सब संकेत हैं और ये संकेत आपको बताएंगे कि सामने वाला व्यक्ति कितना ईमानदार है, कितना आत्मविश्वासी है और वो क्या महसूस कर रहा है। चैप्टर 6, हाथों की स्व सौंदर्य क्रियाएं, तनाव दूर करने के तरीके। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हाथों की स्व सौंदर्य क्रियाएं, पैसिफाइंग बिहेवियर्स। जो नवारो कहते हैं, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा लिम्बिक सिस्टम हमें शांत करने के लिए कुछ क्रियाएं करवाता है। ये क्रियाएं हमारे शरीर को शांत करने, हमारी नसों को ढीला करने और हमारे मन को संतुलित करने का काम करती हैं। और ये क्रियाएं हमेशा सच्ची होती हैं क्योंकि ये हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। आइए इन स्व सौंदर्य क्रियाओं को समझते हैं। गर्दन को छूना और रगड़ना, ये सबसे आम स्व सौंदर्य क्रियाओं में से एक है। जब हम तनाव में होते हैं तो हम अपनी गर्दन को छूते हैं, रगड़ते हैं या थपथपाते हैं। ये हमारी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला करता है और हमें शांत करता है। पुरुष अक्सर अपनी ठुड्डी या गर्दन के निचले हिस्से को रगड़ते हैं, जबकि महिलाएं अक्सर अपनी गर्दन के कॉलर बोन वाले हिस्से को छूती हैं। चेहरे को छूना, हम अपने चेहरे को भी कई तरह से छूते हैं। माथे को रगड़ना, आंखों को छूना, नाक को छूना, होठों को छूना या कानों को छूना, ये सब स्व सौंदर्य क्रियाएं हैं। जो नवारो कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने चेहरे को छूता है तो ये अक्सर तनाव, चिंता या असहजता का संकेत होता है। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। होठों को चाटना या दबाना, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे होंठ अक्सर सूख जाते हैं और हम उन्हें चाटने लगते हैं। ये भी एक स्व सौंदर्य क्रिया है।
कुछ लोग अपने होठों को दबाते हैं या काटते हैं, ये भी तनाव का संकेत है। बालों को छूना या समेटना। महिलाएं अक्सर तनाव में अपने बालों को छूती हैं, समेटती हैं या उंगलियों से खेलती हैं। पुरुष भी ऐसा करते हैं, लेकिन कम। ये भी एक स्वसौंदर्य क्रिया है। हाथों को रगड़ना। हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं या एक हाथ को दूसरे से रगड़ते हैं। ये भी एक स्वसौंदर्य क्रिया है। जो नवारो कहते हैं, हाथों को रगड़ना अक्सर उम्मीद या प्रत्याशा का संकेत होता है, लेकिन जब ये बहुत तेज या बार बार हो रहा हो तो ये तनाव का संकेत भी हो सकता है। उंगलियों को चटकाना या खींचना। कुछ लोग तनाव में अपनी उंगलियों को चटकाते हैं या खींचते हैं। ये भी एक स्वसौंदर्य क्रिया है। कपड़ों को समेटना या खींचना। कुछ लोग तनाव में अपने कपड़ों को समेटते हैं, खींचते हैं या सहलाते हैं। ये भी एक स्वसौंदर्य क्रिया है। जो नवारो कहते हैं, ये सभी क्रियाएं हमारे लिम्बिक सिस्टम से आती हैं और ये हमेशा सच्ची होती हैं। जब आप किसी को ये क्रियाएं करते देखें तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति किसी तनाव या असुविधा का सामना कर रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, एक इशारे का कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति एक बार अपनी गर्दन छू लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि उसकी गर्दन में खुजली हो या वो बस आदत से ऐसा कर रहा हो। आपको पैटर्न देखना होता है। जो नवारो कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति हर बार जब आप कोई विशेष सवाल पूछते हैं तो अपनी गर्दन छूता है, तो ये एक पैटर्न है और ये पैटर्न बताता है कि वो व्यक्ति उस सवाल से असहज है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति बहुत शांत और आराम से बैठा है। फिर आप एक सवाल पूछते हैं, क्या आपने वो काम किया जो आपको कहा गया था? और वो व्यक्ति अचानक अपनी गर्दन छूने लगता है, होंठ चाटने लगता है और अपने कपड़े समेटने लगता है। ये एक बहुत स्पष्ट संकेत है कि वो उस सवाल से असहज है। हो सकता है कि उसने वो काम नहीं किया हो या हो सकता है कि वो उसके बारे में झूठ बोल रहा हो। जो नवारो कहते हैं, स्वसौंदर्य क्रियाएं हमारी सबसे सच्ची प्रतिक्रियाओं में से एक हैं, क्योंकि हम इन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। ये हमारे लिम्बिक सिस्टम से आती हैं और ये हमेशा सच बोलती हैं। तो दोस्तों, आज से इन स्वसौंदर्य क्रियाओं पर ध्यान देना शुरू करिए। देखिए कि कब लोग अपनी गर्दन छू रहे हैं, अपने चेहरे को छू रहे हैं, अपने होंठ चाट रहे हैं या अपने कपड़े समेट रहे हैं। ये सब संकेत हैं और ये संकेत आपको बताएंगे कि सामने वाला व्यक्ति कब तनाव में है, कब असहज है और कब कुछ छुपा रहा है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी सामाजिक स्थिति और आत्मविश्वास के बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारी बैठने और खड़े होने की मुद्राएं। जो नवारो कहते हैं, आपकी मुद्रा आपके बारे में आपके शब्दों से ज्यादा कहती है। ये बताती है कि आप कितने आत्मविश्वासी हैं, कितने सहज हैं और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आइए बैठने और खड़े होने की विभिन्न मुद्राओं को समझते हैं। सीधे बैठना और खड़े होना। जब कोई व्यक्ति सीधा बैठता है या खड़ा होता है, उसकी पीठ सीधी होती है, उसके कंधे पीछे होते हैं और उसका सिर ऊपर होता है। यह आत्मविश्वास, सशक्तिकरण और सकारात्मक आत्म छवि का संकेत है। वो अपनी जगह पर है और वो उससे सहज है। झुककर बैठना। जब कोई व्यक्ति झुककर बैठता है, उसकी पीठ झुकी होती है, उसके कंधे आगे होते हैं और उसका सिर नीचे होता है। ये असुरक्षा, शर्म या नकारात्मक आत्म छवि का संकेत है। वो खुद को छोटा करना चाहता है, अदृश्य होना चाहता है। कुर्सी पर बैठने के तरीके। जब कोई व्यक्ति कुर्सी के किनारे पर बैठता है तो यह अक्सर अधीरता, उत्तेजना या असहजता का संकेत होता है। वो उठकर जाने के लिए तैयार है। जब कोई व्यक्ति कुर्सी के पीछे झुककर बैठता है तो यह अक्सर आत्मविश्वास, प्रभुत्व या आराम का संकेत होता है। वो अपनी जगह पर सहज है। टांगों को फैलाकर बैठना। जब कोई व्यक्ति अपनी टांगों को फैलाकर बैठता है तो यह अक्सर प्रभुत्व, आत्मविश्वास या सशक्तिकरण का संकेत होता है। वो अपनी जगह दिखा रहा है। लेकिन ये असभ्यता या असम्मान का भी संकेत हो सकता है, खासकर अगर वो दूसरे की जगह पर अतिक्रमण कर रहा है। टांगों को क्रॉस करके बैठना। टांगों को क्रॉस करके बैठना अक्सर आराम का संकेत होता है, लेकिन ये भी देखना होता है कि कैसे क्रॉस किया है। एक पैर को दूसरे के ऊपर रखना, जैसे कि 4-4 पोजीशन, अक्सर आराम का संकेत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने पैरों को कसकर क्रॉस कर लेता है, जैसे कि एक पैर दूसरे के पीछे लिपट गया हो, तो ये असुरक्षा या शर्म का संकेत हो सकता है। खड़े होने की मुद्राएं। खड़े होने की मुद्राएं भी बहुत कुछ बताती हैं। पैरों को थोड़ा फैलाकर खड़े होना आत्मविश्वास और स्थिरता का संकेत है। पैरों को एक दूसरे के पास रखकर खड़े होना असुरक्षा या शर्म का संकेत है।
हाथों को कूल्हों पर रखना, जैसे कि सुपरमैन पोज, प्रभुत्व और आत्मविश्वास का संकेत है। हाथों को जेब में डालना आराम का संकेत हो सकता है, लेकिन ये छुपाव का भी संकेत हो सकता है। शरीर का झुकाव। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को आपकी तरफ झुकाता है तो ये रुचि, स्वीकार्यता और जुड़ाव का संकेत है। जब वो अपने शरीर को आपसे दूर झुकाता है तो ये अस्वीकार्यता, असहजता या अरुचि का संकेत है। जो नवारो कहते हैं, मुद्राएं बहुत ज्यादा जानकारी देती हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से पढ़ना भी जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही मुद्रा के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक मीटिंग में हैं और आपका बॉस कुर्सी के पीछे झुककर, टांगे फैलाकर और हाथों को कूल्हों पर रखकर बैठा है। यह आत्मविश्वास और प्रभुत्व का संकेत है। वो जानता है कि वो प्रभारी है। दूसरी तरफ अगर आपका एक सहकर्मी कुर्सी के किनारे पर बैठा है, उसके कंधे आगे हैं और वो अपने हाथों को जेब में डाले हुए है, तो ये असुरक्षा, घबराहट या असहजता का संकेत है। जो नवारो कहते हैं, आप अपनी मुद्रा बदलकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। सीधे बैठिए, अपने कंधों को पीछे करिए, अपना सिर ऊपर रखिए। आप देखेंगे कि आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने लगेंगे और दूसरे भी आपको अधिक आत्मविश्वासी देखेंगे। तो दोस्तों, आज से लोगों की मुद्राओं पर ध्यान देना शुरू करिए। देखिए कि वो कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं। देखिए कि उनकी पेट सीधी है या झुकी हुई। देखिए कि वो कुर्सी के किनारे पर बैठे हैं या पीछे झुककर। देखिए कि उनके हाथ कहाँ हैं। ये सब संकेत हैं और ये संकेत आपको बताएंगे कि सामने वाला व्यक्ति कितना आत्मविश्वासी है, कितना सहज है और वो अपने बारे में क्या सोचता है। चैप्टर 8, आंखों की हरकतें। आंखें कैसे झूठ पकड़ती हैं। दोस्तों, अब हम शरीर के उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जिसे आत्मा की खिड़की कहा जाता है, हमारी आंखें। जो नवारो कहते हैं, आंखें हमारी सबसे अभिव्यंजक और सबसे सच्ची होती हैं। हम अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हमारी आंखें हमारी असली भावनाओं को छुपा नहीं सकती। आइए आंखों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को समझते हैं। आंखों का संपर्क। आंखों का संपर्क बहुत कुछ बताता है। जब कोई व्यक्ति आपकी आंखों में देखता है तो ये आमतौर पर ईमानदारी, रुचि और आत्मविश्वास का संकेत होता है। वह आपसे छुपाने के लिए कुछ नहीं रखता। दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति आपकी आंखों में नहीं देखता तो ये असुरक्षा, शर्म या छुपाव का संकेत हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं है। कुछ संस्कृतियों में आंखों में देखना असभ्यता माना जाता है और कुछ लोग स्वभाव से शर्मीले होते हैं, इसलिए कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। बहुत ज्यादा आंखों का संपर्क। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा देर तक आपकी आंखों में देखता है तो ये भी एक संकेत है। ये अक्सर आक्रामकता, प्रभुत्व या चुनौती का संकेत होता है। कभी कभी झूठ बोलने वाले लोग भी बहुत ज्यादा आंखों में देखते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे वे अधिक ईमानदार दिखेंगे। इसलिए बहुत कम या बहुत ज्यादा, दोनों ही चरम सीमाएं संदिग्ध हो सकती हैं। पुतलियों का फैलाव और सिकुड़ना। जब हम किसी को पसंद करते हैं या किसी चीज में रुचि रखते हैं तो हमारी पुतलियां फैल जाती हैं। जब हम किसी को नापसंद करते हैं या किसी चीज से असहज होते हैं तो हमारी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म संकेत है, लेकिन बहुत सच्चा है। ये हमारे नियंत्रण से बाहर है। आंखें ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं। आंखों की हरकतें भी बहुत कुछ बताती हैं। जब कोई व्यक्ति ऊपर और दाएं देखता है तो ये अक्सर याद करने, विजुअल रिकॉल का संकेत होता है। वह किसी चीज को याद कर रहा है जो उसने देखी थी। जब कोई व्यक्ति ऊपर और बाएं देखता है तो ये अक्सर कल्पना करने, विजुअल कंस्ट्रक्ट का संकेत होता है। वह किसी चीज की कल्पना कर रहा है जो उसने कभी नहीं देखी। यही पैटर्न आंखों की अन्य दिशाओं पर भी लागू होता है, लेकिन ये हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये उल्टा हो सकता है। इसलिए फिर से बेसलाइन जरूरी है। पलकों को झपकाने की दर। जब हम तनाव में होते हैं तो हम अक्सर अधिक बार पलकें झपकाने लगते हैं। जब हम बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं तो हमारी पलकें झपकना लगभग बंद हो जाती हैं। ये फ्रीज प्रतिक्रिया का एक रूप है। ये भी एक संकेत है। आंखों को मलना या रगड़ना। जब हम तनाव में होते हैं तो हम अक्सर अपनी आंखों को मलते हैं या रगड़ते हैं। ये एक स्वसौंदर्य क्रिया है। ये हमारी आंखों को शांत करती है और हमें राहत देती है। आंखों को छुपाना। जब हम बहुत ज्यादा डर या शर्म महसूस करते हैं तो हम अपनी आंखों को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं या अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लेते हैं। ये बहुत पुरानी प्रतिक्रिया है। जब हम बच्चे थे तो हम पीकाबू खेलते थे और जब हम डरते थे तो अपनी आंखें बंद कर लेते थे। यही प्रतिक्रिया वयस्कों में भी बनी रहती है। जो नवारो कहते हैं, आंखें बहुत ज्यादा जानकारी देती हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से पढ़ना भी जरूरी है। एक इशारे का कोई मतलब नहीं होता, आपको पैटर्न देखना होता है। एक उदाहरण लेते हैं।
मान लीजिए आप किसी से पूछ रहे हैं, कल रात तुम कहाँ थे? और वह व्यक्ति जवाब देने से पहले ऊपर और बाएं देखता है। ये कल्पना करने का संकेत हो सकता है। हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो और कहानी बना रहा हो। दूसरी तरफ अगर वह ऊपर और दाएं देखता है तो ये याद करने का संकेत हो सकता है। हो सकता है कि वह सच बोल रहा हो और वास्तविक घटना को याद कर रहा हो। जो नवारो कहते हैं, आंखों को पढ़ना सीखना बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। आपको लोगों की बेसलाइन जाननी होगी और फिर पैटर्न को पहचानना होगा। तो दोस्तों, आज से लोगों की आंखों पर ध्यान देना शुरू करिए। देखिए कि वो कहाँ देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं और उनकी पुतलियां कैसी हैं। ये सब संकेत है और ये संकेत आपको बताएंगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और क्या वह ईमानदार है या नहीं। चैप्टर 9, चेहरे के भाव, माथा, भौहें, नाक और मुंह। दोस्तों, अब हम शरीर के उस हिस्से के बारे में बात करेंगे जिसे हम सबसे ज्यादा देखते हैं, चेहरा। जो नवारो कहते हैं, चेहरा हमारे शरीर का सबसे अभिव्यंजक हिस्सा है, लेकिन यह सबसे धोखेबाज भी है, क्योंकि हम अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। इसलिए चेहरे के भावों को पढ़ते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। आइए चेहरे के विभिन्न हिस्सों से जुड़े संकेतों को समझते हैं। माथा। माथे की झुर्रियां बहुत कुछ बताती हैं। जब कोई व्यक्ति हैरान होता है तो उसके माथे पर क्षैतिज झुर्रियां पड़ जाती हैं। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसके माथे पर ऊर्ध्वाधर झुर्रियां पड़ जाती हैं, भौहों के बीच में। जब कोई व्यक्ति चिंतित होता है तो उसका माथा अक्सर तन जाता है। भौहें। भौहें बहुत सारी भावनाओं को दर्शाती हैं। जब कोई व्यक्ति हैरान होता है तो उसकी भौहें ऊपर उठ जाती हैं। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसकी भौहें नीचे आ जाती हैं और एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। जब कोई व्यक्ति उदास होता है तो उसकी भौहें झुक जाती हैं, अंदरूनी कोने ऊपर, बाहरी कोने नीचे। जब कोई व्यक्ति किसी को पहचानता है तो उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ जाती हैं, आईब्रो फ्लैश। ये एक सार्वभौमिक संकेत है। नाक। नाक भी कुछ संकेत देती है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज से घृणा करता है तो उसकी नाक सिकुड़ जाती है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में होता है तो वो अपनी नाक को थोड़ा ऊपर उठा लेता है। नाक को छूना अक्सर संदेह या असहमति का संकेत होता है, जैसे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये एलर्जी या सर्दी का भी संकेत हो सकता है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। मुंह और होंठ। मुंह और होंठ बहुत सारी भावनाओं को दर्शाते हैं। मुस्कुरान सबसे आम है, लेकिन मुस्कुरान के भी कई प्रकार होते हैं। एक सच्ची मुस्कुरान, ड्यूशेन स्माइल, आंखों तक पहुंचती है, आंखों के कोने सिकुड़ जाते हैं। एक नकली मुस्कुरान सिर्फ होंठों तक सीमित होती है। होंठों को चाटना या दबाना अक्सर तनाव या घबराहट का संकेत होता है। होंठों को एक दूसरे पर दबाना, जैसे कि कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन रोक रहे हैं, अक्सर संयम या झिझक का संकेत होता है। जबड़ा। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो उसका जबड़ा अक्सर भिंच जाता है। जब कोई व्यक्ति डरता है तो उसका जबड़ा ढीला हो जाता है और नीचे गिर जाता है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो वो अपने जबड़े को बार बार हिला सकता है या दांत पीस सकता है। जो नवारो कहते हैं, चेहरे के भाव बहुत ज्यादा जानकारी देते हैं, लेकिन वे सबसे धोखेबाज भी होते हैं। लोग मुस्कुराना सीख जाते हैं, भले ही वे दुखी हों। लोग आश्चर्य दिखाना सीख जाते हैं, भले ही वे पहले से जानते हों। इसलिए चेहरे के भावों पर पूरी तरह भरोसा न करें, शरीर के दूसरे हिस्सों को भी देखें। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी मुस्कुरान आंखों तक नहीं पहुंच रही है। उसके हाथ जेब में हैं और उसके पैर दरवाजे की तरफ हैं। ये एक विरोधाभास है। उसका चेहरा कुछ कह रहा है, शरीर कुछ और। ऐसे में शरीर पर विश्वास करना ज्यादा सही होगा। जो नवारो कहते हैं, चेहरे के भावों को पढ़ते समय हमेशा शरीर के दूसरे हिस्सों के साथ उनकी तुलना करें। अगर चेहरा एक बात कह रहा है और शरीर दूसरी, तो शरीर पर विश्वास करें। तो दोस्तों, आज से लोगों के चेहरे के भावों पर ध्यान देना शुरू करिए, लेकिन उन्हें अकेले में न देखिए। हमेशा शरीर के दूसरे हिस्सों के साथ उनकी तुलना करिए। देखिए कि मुस्कुरान सच्ची है या नकली। देखिए कि भौहें क्या कह रही हैं। देखिए कि जबड़ा तना हुआ है या ढीला। ये सब संकेत हैं और ये संकेत आपको बताएंगे कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। चैप्टर 10, आराम और सहजता के संकेत, जब कोई सहज होता है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत जरूरी है, आराम और सहजता के संकेत।
अब तक हमने ज्यादातर तनाव, असुविधा और झूठ के संकेतों के बारे में बात की है, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि हम पहचान सकें कि कब कोई व्यक्ति सहज है, कब वो आराम में है और कब वो आप पर भरोसा करता है। जो नवारो कहते हैं, सहजता के संकेत उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि असुविधा के संकेत, क्योंकि जब आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति सहज है तो आप उस पर अधिक भरोसा कर सकते हैं। आइए आराम और सहजता के कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को समझते हैं। खुली मुद्राएं। जब कोई व्यक्ति सहज होता है तो उसकी मुद्राएं खुली होती हैं, उसके हाथ खुले होते हैं, उसकी हथेलियां दिखती हैं, उसके पैर फैले होते हैं और उसके कंधे ढीले होते हैं। वो अपने शरीर को छुपाने की कोशिश नहीं करता। शरीर का सामने वाले व्यक्ति की तरफ होना। जब कोई व्यक्ति सहज होता है तो उसका शरीर सामने वाले व्यक्ति की तरफ होता है। वो अपना धड़, अपने पैर और अपना चेहरा सामने वाले की तरफ करता है। ये वेंट्रल डिनायल का विपरीत है, ये वेंट्रल एंगेजमेंट है। गहरी सांसें और धीमी हरकतें। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसकी सांसें उथली हो जाती हैं और उसकी हरकतें तेज हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति सहज होता है तो उसकी सांसें गहरी हो जाती हैं और उसकी हरकतें धीमी हो जाती हैं। वो जल्दी में नहीं होता। सच्ची मुस्कान और हंसी। जब कोई व्यक्ति सहज होता है तो उसकी मुस्कान सच्ची होती है, आंखों तक पहुंचती है और वो खुलकर हंसता है। वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश नहीं करता। आराम से बैठना और खड़ा होना। जब कोई व्यक्ति सहज होता है तो वो आराम से बैठता है या खड़ा होता है। वो कुर्सी के किनारे पर नहीं बैठता, वो पीछे झुककर बैठता है। वो अपने पैरों को एक दूसरे से लपेटता नहीं, वो उन्हें फैला कर रखता है। आंखों का आराम से संपर्क। जब कोई व्यक्ति सहज होता है तो वो आपकी आंखों में आराम से देखता है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। वो अपनी आंखों को छुपाने की कोशिश नहीं करता और ना ही वो आपको घूरता है। हाथों का आराम से रहना। जब कोई व्यक्ति सहज होता है तो उसके हाथ आराम से रहते हैं। वो अपनी उंगलियों से खेलता नहीं, अपने हाथों को रगड़ता नहीं या अपने कपड़ों को समेटता नहीं। उसके हाथ शांत होते हैं। स्वसौंदर्य क्रियाओं का ना होना। जब कोई व्यक्ति सहज होता है तो वो स्वसौंदर्य क्रियाएं नहीं करता। वो अपनी गर्दन नहीं छूता, अपने चेहरे को नहीं छूता, अपने होंठ नहीं चाटता या अपने बालों को नहीं समेटता। वो शांत होता है। जो नवारो कहते हैं, सहजता के संकेत अक्सर असुविधा के संकेतों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सहज होता है तो आप जानते हैं कि वो आप पर भरोसा करता है और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं। वो व्यक्ति आपसे हाथ मिलाता है, आपकी आंखों में देखता है, मुस्कुराता है और आराम से बैठ जाता है। उसके हाथ खुले हैं, उसके पैर फैले हैं और उसकी सांसें गहरी हैं। ये सब संकेत हैं कि वो आपसे सहज है और आप पर भरोसा करता है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति आपसे हाथ मिलाते समय अपनी हथेली छुपाता है, आपकी आंखों में नहीं देखता, कुर्सी के किनारे पर बैठता है और बार बार अपनी गर्दन छूता है, ये सब असुविधा के संकेत हैं। जो नवारो कहते हैं, सहजता के संकेतों को पहचानना बहुत फायदेमंद होता है, खासकर रिश्तों और करियर में। जब आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सहज है तो आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप जानते हैं कि वो असहज है तो आप पीछे हट सकते हैं और अपनी रणनीति बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज से लोगों में सहजता के संकेतों को पहचानना शुरू करिए। देखिए कि कब कोई व्यक्ति खुली मुद्रा में है, कब उसका शरीर आपकी तरफ है, कब उसकी सांसें गहरी हैं और कब वो सच्ची मुस्कान दे रहा है। ये सब संकेत हैं और ये संकेत आपको बताएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आप पर भरोसा करता है या नहीं और वो आपसे सहज है या नहीं। चैप्टर 11, तनाव और असुविधा के लक्षण जब कोई असहज होता है। दोस्तों, अब हम उन संकेतों के बारे में बात करेंगे जो हमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति तनाव में है, असहज है या कुछ छुपा रहा है। ये वे संकेत हैं जो नवारो ने अपने FBI करियर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए। जो नवारो कहते हैं, तनाव और असुविधा के संकेत हमेशा सच्चे होते हैं क्योंकि ये हमारे लिम्बिक सिस्टम से आते हैं। जब कोई व्यक्ति असहज होता है तो उसका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। आइए तनाव और असुविधा के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को समझते हैं। शरीर को सिकोड़ना और छोटा करना। जब कोई व्यक्ति असहज होता है तो वो अपने शरीर को सिकोड़ता है, अपने कंधों को आगे करता है और अपने आप को छोटा करने की कोशिश करता है। वो अदृश्य होना चाहता है। ये फ्रीज प्रतिक्रिया का एक रूप है। बार बार एक ही जगह छूना। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो वो बार बार एक ही जगह को छूता है, गर्दन, चेहरा, नाक, होंठ या कान। ये स्व सौंदर्य क्रियाएं हैं जो उसे शांत करने का काम करती हैं।
कपड़ों को समेटना, खींचना या सहलाना। तनाव में लोग अक्सर अपने कपड़ों को समेटते हैं, खींचते हैं या सहलाते हैं। ये भी एक स्व सौंदर्य क्रिया है। गहरी सांसें लेना और फिर रोक लेना। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो वो अक्सर गहरी सांस लेता है और फिर उसे रोक लेता है। ये फ्रीज प्रतिक्रिया का एक रूप है। शरीर का दरवाजे या बाहर निकलने की तरफ होना। जब कोई व्यक्ति असहज होता है तो उसका शरीर अक्सर दरवाजे या बाहर निकलने की तरफ होता है। उसके पैर दरवाजे की तरफ होते हैं, उसका धड़ दरवाजे की तरफ होता है और वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता है। ये फ्लाइट प्रतिक्रिया का एक रूप है। वो भागना चाहता है। पैरों का एक दूसरे से उलझना या छिपना। जब कोई व्यक्ति असहज होता है तो वो अपने पैरों को एक दूसरे से उलझा लेता है या उन्हें कुर्सी के नीचे छिपा लेता है। ये फ्रीज प्रतिक्रिया का एक रूप है। वो छिपना चाहता है। हाथों का बंद होना या छिपाना। जब कोई व्यक्ति असहज होता है तो वो अपने हाथों को बंद कर लेता है, मुट्ठियां बांध लेता है या उन्हें छिपा लेता है, जेब में, पीठ के पीछे या टेबल के नीचे। ये फ्रीज प्रतिक्रिया का एक रूप है। वो अपने हाथों को छुपाना चाहता है। आंखों का बचना या छुपना। जब कोई व्यक्ति असहज होता है तो वो आपकी आंखों में नहीं देखता या बहुत कम देखता है। वो अपनी आंखों को छुपाने की कोशिश करता है। वो दूसरी तरफ देखता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है या अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लेता है। चेहरे के भावों में बदलाव। जब कोई व्यक्ति असहज होता है तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, उसका माथा तन जाता है, उसके होंठ दब जाते हैं और उसका जबड़ा भी भेंच जाता है। जो नवारो कहते हैं, तनाव और असुविधा के ये सभी संकेत हमारे लिम्बिक सिस्टम से आते हैं और ये हमेशा सच्चे होते हैं। जब आप किसी में ये संकेत देखें तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति किसी बात से असहज है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी से पूछ रहे हैं, क्या आपने वो पैसा लिया है? और वो व्यक्ति कहता है, नहीं, मैंने नहीं लिया। लेकिन उसी समय उसके पैर दरवाजे की तरफ हो जाते हैं, वो अपनी गर्दन छूने लगता है और उसकी आंखें बचने लगती हैं। ये सब असुविधा के संकेत हैं। ये गारंटी नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक संकेत है कि वो उस सवाल से असहज है। जो नवारो कहते हैं, तनाव और असुविधा के संकेतों को पहचानना बहुत फायदेमंद होता है, खासकर साक्षात्कार और पूछताछ में। जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति असहज हो रहा है तो आप उस विषय पर और गहराई से जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज से लोगों में तनाव और असुविधा के संकेतों को पहचानना शुरू करिए। देखिए कि कब कोई व्यक्ति अपने शरीर को सिकोड़ रहा है, कब वो अपनी गर्दन छू रहा है, कब उसके पैर दरवाजे की तरफ हैं और कब उसकी आंखें बच रही हैं। ये सब संकेत हैं और ये संकेत आपको बताएंगे कि सामने वाला व्यक्ति कब असहज है, कब तनाव में है और कब कुछ छुपा रहा है। चैप्टर 12, पसंद और नापसंद के संकेत। कैसे पहचानें कि कोई आपको पसंद करता है या नहीं। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को दिलचस्पी है। कैसे पहचानें कि कोई आपको पसंद करता है या नहीं, चाहे वो डेटिंग हो, दोस्ती हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ये जानना बहुत फायदेमंद होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। जो नवारो कहते हैं, जब कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो उसका शरीर आपको बता देता है, भले ही उसके शब्द कुछ भी कह रहे हो। आइए पसंद और नापसंद के कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को समझते हैं। शरीर का आपकी तरफ झुकना। जब कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो उसका शरीर आपकी तरफ झुकता है। वो आपके करीब आना चाहता है। वो अपने धड़, अपने पैर और अपना चेहरा आपकी तरफ करता है। दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति आपको नापसंद करता है तो उसका शरीर आपसे दूर झुकता है। वो आपसे दूर जाना चाहता है। आंखों का बार बार आपकी तरफ जाना। जब कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो उसकी आंखें बार बार आपकी तरफ जाती हैं। वो आपको देखना चाहता है। वो आपकी आंखों में देखता है और फिर दूर देखता है और फिर वापस देखता है। ये एक बहुत स्पष्ट संकेत है। मुस्कुराहट और सिर हिलाना। जब कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो वो आपकी बातों पर मुस्कुराता है और सिर हिलाता है। वो आपसे सहमत होना चाहता है। वो आपको खुश करना चाहता है। छूने की कोशिश करना या करीब आना। जब कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो वो आपको छूने की कोशिश करता है। कंधे पर हाथ रखना, हाथ मिलाते समय थोड़ी देर रोकना या बात करते समय आपके करीब आना, ये एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है। आपकी बातों को दोहराना या उन पर विस्तार से बात करना। जब कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो वो आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, उन्हें दोहराता है और उन पर विस्तार से बात करता है। वो आपसे जुड़ना चाहता है, आपको समझना चाहता है। आपके साथ समय बिताना। जब कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो वो आपके साथ अधिक समय बिताना चाहता है। वो आपसे बातचीत को खत्म नहीं करना चाहता। वो आपके साथ अकेले में रहना चाहता है। आपकी तारीफ करना।
जब कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो वो आपकी तारीफ करता है, आपके कपड़ों की, आपके काम की, आपके व्यक्तित्व की। वो आपको अच्छा महसूस कराना चाहता है। जो नवारो कहते हैं, ये सभी संकेत बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो अपने शब्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि वो आपको पसंद नहीं करता, लेकिन उसका शरीर ये सब संकेत दे रहा है, तो शरीर पर विश्वास करें। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपको बता रहा है कि वो बहुत व्यस्त है और उसके पास समय नहीं है, लेकिन उसका शरीर आपकी तरफ झुका है, उसकी आंखें बार बार आपकी तरफ जा रही हैं और वो आपकी बातों पर मुस्कुरा रहा है। ये एक विरोधाभास है। उसके शब्द कुछ कह रहे हैं, उसका शरीर कुछ और। ऐसे में शरीर पर विश्वास करना ज्यादा सही होगा। जो नवारो कहते हैं, पसंद और नापसंद के संकेतों को पहचानना बहुत फायदेमंद होता है, खासकर डेटिंग और रिश्तों में। जब आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद करता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप जानते हैं कि वो आपको नापसंद करता है, तो आप पीछे हट सकते हैं। तो दोस्तों, आज से लोगों में पसंद और नापसंद के संकेतों को पहचानना शुरू करिए। देखिए कि क्या उनका शरीर आपकी तरफ झुक रहा है, क्या उनकी आंखें बार बार आपकी तरफ जा रही हैं, क्या वे आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं और क्या वे आपको छूने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब संकेत हैं और ये संकेत आपको बताएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद करता है या नहीं। चैप्टर 13 झूठ पकड़ने की तकनीकें। लोग कैसे झूठ बोलते हैं और उन्हें कैसे पहचानें। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को दिलचस्पी है। झूठ कैसे पकड़ें। जो नवारो कहते हैं, झूठ बोलने का कोई एक जादुई संकेत नहीं है। आप किसी को देखकर नहीं कह सकते कि उसने अपनी नाक खुजलाई तो वो झूठ बोल रहा है। झूठ पकड़ने के लिए आपको पैटर्न देखना होता है और बेसलाइन जाननी होती है। आइए झूठ पकड़ने की कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों को समझते हैं। बेसलाइन स्थापित करें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है बेसलाइन स्थापित करना। आपको जानना होगा कि जब कोई व्यक्ति सहज होता है तो वो कैसा व्यवहार करता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे बोलता है, उसके हाथ कहाँ होते हैं, उसकी आंखें कहाँ देखती हैं। एक बार जब आप बेसलाइन जान लेते हैं तो आप उससे विचलन को पहचान सकते हैं। फ्रीज, फ्लाइट, फाइट की प्रतिक्रियाएं देखें। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका लिम्बिक सिस्टम अक्सर फ्रीज, फ्लाइट या फाइट की प्रतिक्रियाएं दिखाता है। वो ठिठक सकता है, सांस रोक लेना, हरकतें बंद कर देना, भागने की कोशिश कर सकता है, पैर दरवाजे की तरफ, शरीर दूर या लड़ने की तैयारी कर सकता है, मुट्ठियां बांधना, जबड़ा तानना। स्व सौंदर्य क्रियाएं देखें। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो अक्सर तनाव में होता है और वो स्व सौंदर्य क्रियाएं करता है। गर्दन छूना, चेहरा छूना, होंठ चाटना, कपड़े समेटना आदि। पैरों की हरकतें देखें। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके पैर अक्सर दरवाजे की तरफ होते हैं या वो अपने पैरों को एक दूसरे से उलझा लेता है या उन्हें कुर्सी के नीचे छिपा लेता है। पैर सबसे ईमानदार हिस्सा होते हैं। हाथों की हरकतें देखें। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो अपने हाथों को छिपा सकता है, जेब में, पीठ के पीछे, टेबल के नीचे या अपनी हथेलियों को बंद कर सकता है। वो अपनी उंगलियों से खेल सकता है या अपने हाथों को रगड़ सकता है। आंखों की हरकतें देखें। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो आपकी आंखों में देखने से बच सकता है या बहुत ज्यादा देख सकता है, अति क्षतिपूर्ति। वो अपनी आंखों को छिपाने की कोशिश कर सकता है या बार बार पलकें झपका सकता है। चेहरे के भावों में अंतर देखें। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके चेहरे के भाव अक्सर उसके शब्दों से मेल नहीं खाते। वो दुख की बात कहते हुए मुस्कुरा सकता है या खुशी की बात कहते हुए उदास दिख सकता है। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दों और शरीर के बीच विरोधाभास देखें। जब कोई व्यक्ति हाँ कह रहा हो लेकिन उसका सिर ना में हिल रहा हो, ये एक विरोधाभास है। जब कोई व्यक्ति मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कह रहा हो लेकिन उसके कंधे ऊपर उठ रहे हों, ये भी एक विरोधाभास है। ये विरोधाभास झूठ के संकेत हो सकते हैं। जो नवारो कहते हैं, झूठ पकड़ने का कोई एक तरीका नहीं है। आपको सभी संकेतों को एक साथ देखना होता है। अगर कोई व्यक्ति एक संकेत दिखा रहा है, उदाहरण के लिए वो अपनी गर्दन छू रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर वो अपनी गर्दन छू रहा है, उसके पैर दरवाजे की तरफ हैं, वो आपकी आंखों में नहीं देख रहा है और उसके हाथ जेब में है, तो ये एक पैटर्न है और ये पैटर्न बताता है कि कुछ गड़बड़ है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी से पूछ रहे हैं कि आपने वो दस्तानेज देखा है, और वो व्यक्ति कहता है, नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन उसी समय उसके पैर दरवाजे की तरफ हो जाते हैं, वो अपनी गर्दन छूने लगता है, उसकी आंखें बचने लगती हैं और उसके हाथ जेब में चले जाते हैं। ये सब एक साथ मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। ये पैटर्न बताता है कि वो व्यक्ति उस सवाल से बहुत असहज है और हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो।
जो नवारो कहते हैं, झूठ पकड़ना एक कला है, विज्ञान नहीं। इसके लिए अभ्यास और धैर्य की जरूरत है, लेकिन अगर आप ध्यान देना सीख जाते हैं तो आप बहुत कुछ देख पाएंगे। तो दोस्तों, आज से झूठ पकड़ने की इन तकनीकों का अभ्यास करना शुरू करिए। बेसलाइन स्थापित करिए, फ्रीज, फ्लाइट, फाइट की प्रतिक्रियाएं देखिए, स्व सौंदर्य क्रियाएं देखिए, पैरों और हाथों की हरकतें देखिए, आंखों की हरकतें देखिए और शब्दों और शरीर के बीच विरोधाभास देखिए। याद रखिए, एक संकेत कुछ नहीं बताता, पैटर्न बताता है। चैप्टर 14 साक्षात्कार और पूछताछ में बॉडी लैंग्वेज, FBI की तकनीकें। दोस्तों, अब हम उन तकनीकों के बारे में बात करेंगे जो नवारो ने FBI में इस्तेमाल की, साक्षात्कार और पूछताछ में बॉडी लैंग्वेज। ये तकनीकें सिर्फ FBI के लिए नहीं है, आप इनका उपयोग नौकरी के इंटरव्यू, बातचीत, नेगोशिएशन और यहां तक कि रिश्तों में भी कर सकते हैं। जो नवारो कहते हैं, एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता वह नहीं है जो बहुत सवाल पूछता है, वह है जो बहुत देखता है। नौकरी के इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आपका शरीर आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। सीधे बैठिए, अपने कंधों को पीछे करिए, अपना सिर ऊपर रखिए और अपनी हथेलियां खोल कर रखिए। ये आत्मविश्वास और ईमानदारी का संकेत है। इंटरव्यूअर की आंखों में देखिए, लेकिन घुरिए मत। जब वो बात कर रहा हो तो सिर हिलाइए और छोटे छोटे शब्द बोलिए। हाँ, सही, अच्छा। ये दिखाता है कि आप सुन रहे हैं और रुचि रखते हैं। पुलिस पूछताछ में बॉडी लैंग्वेज। जो नवारो कहते हैं, पूछताछ में सबसे महत्वपूर्ण है बेसलाइन स्थापित करना। पहले कुछ साधारण सवाल पूछें, नाम, पता, पेशा, और देखें कि व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया करता है। फिर जब आप मुश्किल सवाल पूछें तो बेसलाइन से विचलन को देखें। पूछताछ में तनाव के संकेतों पर ध्यान दें, स्व सौंदर्य क्रियाएं, पैरों की हरकतें, हाथों की हरकतें और आंखों की हरकतें, और आंखों की हरकतें, और आंखों की हरकतें। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो दूसरे व्यक्ति के शरीर की भाषा को पढ़ना बहुत फायदेमंद होता है। अगर वो आपकी तरफ झुक रहा है तो इसका मतलब है कि वो रुचि रखता है। अगर वो दूर झुक रहा है तो इसका मतलब है कि वो असहज है। अगर वो अपनी गर्दन छू रहा है तो इसका मतलब है कि वो तनाव में है। इन संकेतों को पहचान कर आप अपनी रणनीति बदल सकते हैं। साक्षात्कारकर्ता को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जो नवारो कहते हैं, एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता चुप रहना जानता है। जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो उत्तर देने के बाद चुप रहिए। अक्सर लोग चुप पीछे असहज हो जाते हैं और वो और जानकारी देना शुरू कर देते हैं। साक्षात्कारकर्ता को हमेशा शरीर की भाषा पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ शब्दों पर। जो नवारो कहते हैं, साक्षात्कार और पूछताछ में सबसे महत्वपूर्ण कौशल है देखना। आपको देखना सीखना होगा, आपको पैटर्न को पहचानना सीखना होगा, आपको विरोधाभासों को पहचानना सीखना होगा। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं। उम्मीदवार बहुत अच्छे से बोल रहा है, उसके शब्द बहुत आत्मविश्वासी हैं, लेकिन जब आप उसके पिछवे नियोक्ता के बारे में पूछते हैं तो वो अपनी गर्दन छूने लगता है, उसके पैर एक दूसरे से उलझ जाते हैं और वो आपकी आंखों में देखने से बचने लगता है। ये सब तनाव के संकेत हैं। हो सकता है कि वो कुछ छुपा रहा हो, इसलिए आपको उस विषय पर और गहराई से जाना चाहिए। जो नवारो कहते हैं, याद रखिए, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप देखना सीख जाते हैं तो आप बहुत कुछ जान जाएंगे। तो दोस्तों, आज से साक्षात्कार और पूछताछ में इन तकनीकों का उपयोग करना शुरू करिए। बेसलाइन स्थापित करिए, तनाव के संकेतों को पहचानिए और चुप रहना सीखिए। याद रखिए, एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता वह है जो बहुत देखता है, बहुत सुनता है और कम बोलता है। चैप्टर 15 रिश्तों में बॉडी लैंग्वेज, प्यार, दोस्ती और परिवार। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, रिश्तों में बॉडी लैंग्वेज। चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो या परिवार, हमारे शरीर की भाषा हमारे रिश्तों की गुणवत्ता के बारे में बहुत कुछ कहती है। जो नवारो कहते हैं, रिश्तों में शब्द अक्सर धोखा दे सकते हैं, लेकिन शरीर कभी नहीं। अगर आप अपने पार्टनर, दोस्त या परिवार के सदस्य की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप उनकी असली भावनाओं को समझ सकते हैं। डेटिंग और रोमांस में बॉडी लैंग्वेज। जब कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो उसका शरीर आपकी तरफ झुकता है, उसकी आंखें बार बार आपकी तरफ जाती हैं, वो आपकी बातों पर मुस्कुराता है और वो आपको छूने की कोशिश करता है। ये सब बहुत स्पष्ट संकेत हैं। दूसरी तरफ, जब कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता तो उसका शरीर आपसे दूर झुकता है, वो आपकी आंखों में नहीं देखता और वो आपसे दूरी बनाता है। दोस्तों के साथ बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों के साथ बॉडी लैंग्वेज अक्सर अधिक आरामदायक और खुली होती है।
दोस्त एक दूसरे के करीब बैठते हैं, एक दूसरे को छूते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। जब दोस्तों के बीच दूरी बढ़ जाती है तो ये अक्सर किसी समस्या का संकेत होता है। परिवार के सदस्यों के साथ बॉडी लैंग्वेज। परिवार के सदस्यों के साथ बॉडी लैंग्वेज अक्सर बहुत ही परिचित होती है। हम एक दूसरे को छूते हैं, एक दूसरे के करीब बैठते हैं और एक दूसरे के साथ सहज होते हैं। जब परिवार में कोई समस्या होती है तो ये अक्सर शारीरिक दूरी में दिखती है। लोग एक दूसरे से दूर बैठते हैं, एक दूसरे को छूते नहीं और एक दूसरे की आंखों में नहीं देखते। रिश्तों में झगड़े और सुलह के संकेत। जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे की आंखों में नहीं देखते और उनके हाथ बंद हो जाते हैं, यानी मुट्ठियां बांध लेना, हाथों को छुपा लेना। जब वे सुलह कर लेते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज फिर से खुल जाती है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और एक दूसरे को छूते हैं। जो नवारो कहते हैं, रिश्तों में बॉडी लैंग्वेज अक्सर शब्दों से ज्यादा सच्ची होती है। अगर आपका पार्टनर कहता है कि सब ठीक है, लेकिन उसका शरीर आपसे दूर है और वो आपकी आंखों में नहीं देख रहा है, तो शायद सब ठीक नहीं है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप अपने पार्टनर से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? और वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन उसी समय उसके कंधे झुके हुए हैं, वो आपकी आंखों में नहीं देख रहा और उसके हाथ जेब में है। ये एक विरोधाभास है। उसके शब्द कुछ कह रहे हैं, उसका शरीर कुछ और। ऐसे में शरीर पर विश्वास करना ज्यादा सही होगा। जो नवारो कहते हैं, रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान देना। अपने पार्टनर, अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बताएगी कि वो वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं, भले ही उनके शब्द कुछ और ही कह रहे हों। तो दोस्तों, आज से अपने रिश्तों में बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना शुरू करिए। देखिए कि आपका पार्टनर कैसे बैठता है, कैसे खड़ा होता है, कैसे आपकी तरफ देखता है और कैसे आपको छूता है। ये सब संकेत हैं और ये संकेत आपको बताएंगे कि आपका रिश्ता कितना मजबूत है और कहाँ सुधार की जरूरत है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके करियर को बदल सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में बॉडी लैंग्वेज। जो नवारो कहते हैं, आपके कौशल और अनुभव जितने महत्वपूर्ण हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर के माध्यम से क्या संचार करते हैं। मीटिंग और प्रेजेंटेशन में बॉडी लैंग्वेज। जब आप मीटिंग या प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण होती है। सीधे खड़े रहें, अपने कंधों को पीछे करें, अपना सिर ऊपर रखें और अपनी हथेलियां खोल कर रखें। ये आत्मविश्वास और अधिकार का संकेत है। अपने श्रोताओं की आंखों में देखें और बीच बीच में सिर हिलाएं। ये दिखाता है कि आप उनसे जुड़ रहे हैं। निगोशिएशन और सेल्स में बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी से निगोशिएट या सेल कर रहे होते हैं तो दूसरे व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना बहुत फायदेमंद होता है। अगर वो आपकी तरफ झुक रहा है तो इसका मतलब है कि वो रुचि रखता है। अगर वो दूर झुक रहा है तो इसका मतलब है कि वो असहज है। अगर वो अपनी गर्दन छू रहा है तो इसका मतलब है कि वो तनाव में है। इन संकेतों को पहचान कर आप अपनी रणनीति बदल सकते हैं। नेतृत्व और अधिकार के संकेत। नेताओं की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। वे सीधे खड़े होते हैं, अपने कंधों को पीछे करते हैं, अपना सिर ऊपर रखते हैं और अपनी हथेलियां खोल कर रखते हैं। वे अपनी श्रोताओं की आंखों में देखते हैं और वे अपनी बात कहते समय स्टीपलिंग यानी उंगलियों को एक दूसरे से टिकाना करते हैं। ये सब अधिकार और आत्मविश्वास के संकेत हैं। ग्राहकों और क्लाइंट्स के साथ बॉडी लैंग्वेज। ग्राहकों के साथ आपको अधिक सतर्क रहना होता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अगर वे आपकी तरफ झुक रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो रुचि रखते हैं। अगर वो दूर झुक रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो असहज हैं। अगर वो अपनी गर्दन छू रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो तनाव में हैं। इन संकेतों को पहचान कर आप उनकी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो नवारो कहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में बॉडी लैंग्वेज अक्सर आपके शब्दों से ज़्यादा मायने रखती है। आप दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट के साथ आ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कहती है कि आप आत्मविश्वासी नहीं हैं, तो कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपके पास बहुत अच्छी स्लाइड्स हैं, आपके शब्द बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके कंधे झुके हुए हैं, आप अपने श्रोताओं की आंखों में नहीं देख रहे हैं और आप अपने हाथों को जेब में छुपा रहे हैं। ये बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास की कमी दिखा रही है। आपके श्रोता आप पर भरोसा नहीं करेंगे, चाहे आपके शब्द कितने भी अच्छे क्यों ना हो।
जो नवारो कहते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना सीखें। सीधे खड़े रहें, अपने कंधों को पीछे करें, अपना सिर ऊपर रखें और अपनी हथेलियां खोल कर रखें। आप देखेंगे कि लोग आपको अधिक आत्मविश्वासी देखेंगे और आप अधिक सफल होंगे। तो दोस्तों, आज से अपनी प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना शुरू करिए। सीधे खड़े रहिए, आंखों में देखिए, हाथ खोल कर रखिए और आत्मविश्वास से बोलिए। याद रखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में आपके शब्दों से ज्यादा कहती है। चैप्टर 17, अलग अलग संस्कृतियों में बॉडी लैंग्वेज क्या सार्वभौमिक है और क्या नहीं। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आज की वैश्विक दुनिया में। अलग अलग संस्कृतियों में बॉडी लैंग्वेज। जो नवारो कहते हैं, हर संस्कृति के अपने नियम होते हैं। एक संस्कृति में जो सम्मान का संकेत है, वो दूसरी संस्कृति में अपमान का संकेत हो सकता है। सार्वभौमिक भाव। कुछ भाव सार्वभौमिक हैं: खुशी, उदासी, गुस्सा, डर, घृणा, आश्चर्य। ये भाव दुनिया के हर कोने में एक जैसे दिखते हैं। मुस्कान, भौहों का उठना, आंखों का फैलना, ये सब सार्वभौमिक है। सांस्कृतिक अंतर। लेकिन कई इशारे सांस्कृतिक होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में सिर हिलाने का मतलब हाँ होता है, लेकिन बुल्गारिया में सिर हिलाने का मतलब ना होता है। अमेरिका में ओके का इशारा यानी अंगूठा और तर्जनी मिलाकर बनाया गया गोला ब्राजील में एक अपमानजनक इशारा है। हाथ मिलाना, गले लगना और चूमने के नियम। हाथ मिलाना ज्यादातर संस्कृतियों में स्वीकार्य है, लेकिन हाथ मिलाने की ताकत अलग अलग होती है। कुछ संस्कृतियों में गले लगना सामान्य है, जैसे लैटिन अमेरिका, यूरोप, जबकि कुछ संस्कृतियों में ये अजनबियों के लिए अनुचित है, जैसे जापान, कोरिया। चूमना भी अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग होता है। कुछ में गाल पर चूमना सामान्य है, कुछ में हाथ पर चूमना और कुछ में बिल्कुल नहीं। विभिन्न संस्कृतियों में आंखों के संपर्क का अर्थ। पश्चिमी संस्कृतियों में आंखों में देखना ईमानदारी और आत्मविश्वास का संकेत है, लेकिन कई एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी संस्कृतियों में आंखों में देखना असभ्यता या चुनौती का संकेत हो सकता है, खासकर बड़ों के साथ। विभिन्न संस्कृतियों में व्यक्तिगत स्थान यानी पर्सनल स्पेस भी अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग होता है। उत्तरी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोग एक दूसरे से दूर खड़ा होना पसंद करते हैं, लगभग 2 से 3 फीट। लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और दक्षिणी यूरोप में लोग एक दूसरे के करीब खड़ा होना पसंद करते हैं, लगभग 1 से 2 फीट। जो नवारो कहते हैं, जब आप किसी दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से बात कर रहे हो तो उनके सांस्कृतिक नियमों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अनजाने में कोई गलत इशारा कर बैठते हैं तो आप उन्हें ठेस पहुंचा सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक जापानी व्यक्ति से मिल रहे हैं। आप उसे गले लगाने की कोशिश करते हैं। जापानी संस्कृति में गले लगना अजनबियों के लिए अनुचित है। वो असहज हो जाएगा और आपके बारे में उसकी राय खराब हो जाएगी। इसलिए जब आप किसी दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से मिलें तो पहले उनके रीति रिवाजों के बारे में जानें। जो नवारो कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज एक सार्वभौमिक भाषा है, लेकिन इसे बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसलिए जब आप किसी दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से बात कर रहे हो तो सतर्क रहें और उनके संकेतों को समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज से जब भी आप किसी दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से मिलें तो उनके सांस्कृतिक नियमों के बारे में जानने की कोशिश करें। उनके इशारों, उनकी मुद्राओं और उनकी आंखों के संपर्क पर ध्यान दें। याद रखिए, एक ही इशारे के अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। चैप्टर 18, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे सुधारें, आत्मविश्वास और प्रभावशीलता बढ़ाने के तरीके। दोस्तों, अब हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा व्यावहारिक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे सुधारें। जो नवारो कहते हैं, जितना महत्वपूर्ण है दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना, उतना ही महत्वपूर्ण है अपनी बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रित करना। अपनी बॉडी लैंग्वेज को जागरूकता से देखना। पहला कदम है अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में जागरूक होना। आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे खड़े होते हैं, आपके हाथ कहाँ होते हैं, आपकी आंखें कहाँ देखती हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप खुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं या दर्पण के सामने अभ्यास कर सकते हैं। आत्मविश्वासी मुद्राएं अपनाना। सीधे बैठें और खड़े हों। अपने कंधों को पीछे करें, अपना सिर ऊपर रखें और अपनी हथेलियां खोल कर रखें। ये मुद्राएं न केवल आपको अधिक आत्मविश्वासी दिखाती हैं, बल्कि वास्तव में आपको अधिक आत्मविश्वासी भी बनाती हैं। शोध बताते हैं कि ये मुद्राएं आपके टेस्टोस्टेरोन,
आत्मविश्वास हार्मोन को बढ़ाती हैं और कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन को घटाती हैं। घबराहट और तनाव को छुपाने के तरीके। जब आप घबराए हुए होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अक्सर आपको धोखा दे देती है। आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपकी आवाज़ कांपने लगती है, आप बार बार अपनी गर्दन छूने लगते हैं, आपके पैर हिलने लगते हैं। इसे छुपाने के लिए गहरी सांसें लें, अपने हाथों को एक दूसरे पर रखें ताकि कांपना दिखे नहीं और धीरे धीरे बोलें। दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए बॉडी लैंग्वेज। अगर आप दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करें। अगर वे आपकी तरफ झुक रहे हैं तो आप भी उनकी तरफ झुकें। अगर वे धीरे बोल रहे हैं तो आप भी धीरे बोलें। अगर वे मुस्कुरा रहे हैं तो आप भी मुस्कुराएं। मिररिंग एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। ये दूसरे व्यक्ति को आपके साथ सहज महसूस कराती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को अभ्यास से सुधारें। बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। हर दिन कुछ मिनट दर्पण के सामने खड़े होकर अभ्यास करें। सीधे खड़े हों, आंखों में देखें, मुस्कुराएं और अपनी हथेलियां खोलें। ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है। जो नवारो कहते हैं, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदल सकते हैं। ये कोई जन्मजात चीज़ नहीं है, बस अभ्यास की ज़रूरत है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको एक बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है। आप बहुत घबराए हुए हैं। प्रेजेंटेशन से पहले कुछ गहरी सांसें लें, फिर सीधे खड़े हों, अपने कंधों को पीछे करें, अपना सिर ऊपर रखें और अपनी हथेलियां खोलें। अब प्रेजेंटेशन शुरू करें। आप देखेंगे कि आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने लगेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन भी बेहतर होगी। जो नवारो कहते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में आपके शब्दों से ज़्यादा कहती है, इसलिए इसे सही करना सीखें। यह आपके करियर, आपके रिश्तों और आपके जीवन को बदल सकता है। तो दोस्तों, आज से अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना शुरू करिए। सीधे खड़े रहिए, आंखों में देखिए, मुस्कुराइए और अपनी हथेलियां खोलिए। याद रखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, अगर आप इसे सही तरीके से उपयोग करना सीख जाएं। दोस्तों, अब हम इस लंबी यात्रा के अंतिम अध्याय में हैं। हमने जो नवारो की शानदार किताब व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग को गहराई से समझा। हमने जाना कि लिम्बिक सिस्टम क्या है, पैर क्यों शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा होते हैं, हाथों की हरकतें क्या बताती हैं, आंखें कैसे झूठ पकड़ती हैं और कैसे हम बैठने और खड़े होने की मुद्राओं से लोगों के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद ये है कि बॉडी लैंग्वेज कोई जादू नहीं है, ये एक अवलोकन कौशल है और किसी भी कौशल की तरह इसे सीखा, अभ्यास किया और मास्टर किया जा सकता है। जो नवारो कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखने का एक ही तरीका है, अभ्यास। हर दिन, हर पल लोगों को देखिए, बस में, मेट्रो में, ऑफिस में, पार्टी में। देखिए कि लोग कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे अपने हाथों को रखते हैं और कैसे अपनी आंखों से इशारे करते हैं। धीरे धीरे आप पैटर्न पहचानना शुरू कर देंगे। तो इस किताब से हम क्या सीखते हैं? पहली सीख, लिम्बिक सिस्टम कभी झूठ नहीं बोलता। हमारी सबसे सच्ची प्रतिक्रियाएं हमारे लिम्बिक सिस्टम से आती हैं। दूसरी सीख, पैर शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा होते हैं। अगर आपको किसी एक चीज पर ध्यान देना है तो पैरों पर ध्यान दें। तीसरी सीख, हाथ बहुत ज्यादा जानकारी देते हैं, हथेलियां, उंगलियां, मुट्ठियां, सब कुछ। चौथी सीख, आंखें सच्ची होती हैं। पुतलियां, पलकें और आंखों की हरकतें बहुत कुछ बताती हैं। पांचवी सीख, मुद्राएं आत्मविश्वास और स्थिति के बारे में बताती हैं। सीधा बैठना और खड़े होना आत्मविश्वास का संकेत है। छठी सीख, स्व सौंदर्य क्रियाएं तनाव का संकेत है। जब कोई व्यक्ति अपनी गर्दन छूता है, चेहरा छूता है या होंठ चाटता है तो वो तनाव में है। सातवीं सीख, आराम और सहजता के संकेत उतने ही महत्वपूर्ण हैं। खुली मुद्राएं, गहरी सांसें और सच्ची मुस्कान, ये सब सहजता के संकेत हैं। आठवीं सीख, झूठ पकड़ने के लिए एक संकेत नहीं, पैटर्न देखना होता है। एक इशारा कुछ नहीं बताता, पैटर्न बताता है। नौवीं सीख, बेसलाइन सबसे महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को जाने बिना आप उसके व्यवहार में बदलाव को नहीं पहचान सकते। 10वीं सीख, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना सीखें। यह आपके आत्मविश्वास और प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। जो नवारो कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज एक भाषा है और हर भाषा की तरह इसे सीखने में समय लगता है। लेकिन एक बार जब आप इसे सीख जाते हैं तो आप एक नई दुनिया देख पाएंगे, वो दुनिया जो शब्दों के पीछे छिपी होती है। तो दोस्तों, अब ये आपकी बारी है। ये किताब अब आपके पास है, ये तकनीकें अब आपके पास हैं। अब आपको करना है अभ्यास करना। हर दिन, हर पल लोगों को देखिए,
उनके पैरों को देखिए, उनके हाथों को देखिए, उनकी आंखों को देखिए और उनकी मुद्राओं को देखिए। धीरे धीरे आप एक मास्टर पर्यवेक्षक बन जाएंगे, और एक मास्टर पर्यवेक्षक बनना यही इस किताब का सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी की इस यात्रा में आपका साथ पाकर हमें बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि जो नवारो की ये शानदार किताब व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग आपको उतनी ही प्रेरणा देगी जितनी हमें देती है। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये लोगों को समझने का एक नया नजरिया है, एक नई दृष्टि है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें, इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये किताब कैसी लगी? बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करके आपने क्या नया सीखा? हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी लोगों को पढ़ने की ये कला सीख सकें। तो फिर दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई जिंदगी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, ख्याल रखें अपनों का, और हाँ, लोगों को देखना सीखिए, क्योंकि हर शरीर कुछ ना कुछ कह रहा है। स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ जुड़े रहने